लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC, इस कंपनी के बारे में किसने नहीं सुना। ये ना सिर्फ इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है बल्कि 4.3 लाख करोड़ रुपीस की मार्केट कैप के साथ इंडिया की 11th लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी भी है। मई 2022 में कंपनी का IPO आया था, जिसके लिए रिटेल इन्वेस्टर्स काफी एक्साइटेड थे, लेकिन LIC का IPO इन्वेस्टर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग रहा क्योंकि लिस्टिंग डे पे कंपनी का स्टॉक अपने IPO इश्यू प्राइस से डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ और उसके बाद भी LIC का स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। लिस्ट होने के बाद से लेके अभी तक कंपनी का शेयर 21.83% से नीचे जा चुका है। लेकिन पिछले एक महीने से LIC का स्टॉक कुछ और रीजंस की वजह से चर्चा में है और इसका इम्पैक्ट LIC के स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है, जो लास्ट 1 मंथ में 7.26% राइज हो चुका है। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक LIC के केस में, जो कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसमें अचानक इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? जवाब है LIC के Q2 के रिजल्ट्स। 11 नवंबर 2022 को कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 के सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, जिनमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 11 टाइम्स इंक्रीज होके 15,952 करोड़ पे पहुंच गया था। इसके बाद कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 10% से ऊपर चला गया था और यहाँ बात खत्म नहीं होती। कुछ दिनों पहले ही LIC का स्टॉक फिर से सिर्फ 2 दिनों में 10% से ऊपर गया था, जिसके बाद LIC अपने लास्ट 6 मंथ्स के हाईस पे था। हालांकि उसके बाद हाल ही में फिर से LIC के स्टॉक में थोड़ा करेक्शन जरूर हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 1.69 लाख करोड़ पे था, जो Q2 में बढ़ के 2.24 लाख करोड़ पे आ गया। लेकिन अगर प्रॉफिट्स का चार्ट देखें तो वहां एक एब्नॉर्मली शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है। Q1 में 603 करोड़ का प्रॉफिट अगले क्वार्टर में यानी कि Q2 में इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ पे आ जाता है। अब ऐसा तो क्या हो गया सिर्फ 3 महीनों में कि कंपनी के प्रॉफिट्स में ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का जंप आ गया। और प्रॉफिट्स में इस एक्सेप्शनल जंप ने LIC को इस क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, HDFC बैंक और TCS को बीट करते हुए इंडिया की हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी भी बना दिया। तो क्या अब इन्वेस्टर्स LIC में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक वन टाइम इवेंट है और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है? जो भी है, ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द अनयूजुअल जंप इन LIC's प्रॉफिट्स। एक बात तो मैं भी आपको अभी से क्लैरिफाई कर दूं कि LIC के प्रॉफिट्स में हुआ ये जंप उनके बिजनेस की मैजिकल परफॉर्मेंस का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेवेन्यूज में सेम क्वांटम ऑफ जंप नहीं हुआ है। तो अब ये प्रॉफिट आया कहां से? इसको जानने के लिए आपको LIC के प्रोडक्ट्स के बारे में समझना होगा। LIC अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स 2 वेरिएंट्स में सेल करती है, एक पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स। पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनमें पॉलिसी होल्डर्स इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिसी होल्डर्स को ये प्रॉफिट्स इंश्योरेंस कंपनीज की ओर से बोनस या डिविडेंड्स के फॉर्म में एनुअल बेसिस पे मिलते हैं और ये बेनिफिट्स इंश्योरेंस कंपनीज के गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट्स के ऊपर मिलते हैं। वहीं नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पॉलिसी होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स इंश्योरेंस कंपनीज के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बस अपने गारंटीड पे आउट्स पॉलिसी होल्डर्स को देंगे। अब जनवरी 2022 यानी कि Q4 और फाइनेंशियल ईयर 22 की शुरुआत से अभी तक नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज पे जो भी सरप्लस यानी कि प्रॉफिट्स LIC अर्न कर रही थी, उन्हें नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स के फंड में ही अकाउंट किया जा रहा था। लेकिन प्रॉफिट्स तो एक्चुअली अकाउंट होने चाहिए कंपनी या फिर शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, राइट? तो फाइनली सितंबर एंडेड क्वार्टर यानी कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 में LIC ने रिक्वायर्ड अप्रूवल्स लिए और अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस इंप्लीमेंट किए। इसके चलते 3 क्वार्टर्स यानी कि Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 एंड Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में जितना भी प्रॉफिट इकट्ठा हुआ था नॉन पार अकाउंट में, वो शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। और नॉन पार फंड्स की सरप्लस अमाउंट कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये अमाउंट Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में 4,542.31 करोड़, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में 4,100
548.78 करोड़ और क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में 5,580.72 करोड़ है। और ये तीनों नंबर्स मिला के हमें मिलता है टोटल ऑफ 14,271.8 करोड़ का प्रॉफिट। तो अब आपको समझ आया कि ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट कहाँ से आया। लेकिन क्या ये सिर्फ इसी क्वार्टर का वन टाइम फिनोमिनन है? जी नहीं, ये प्रॉफिट्स डेफिनेटली टेम्पररी या फिर वन ऑफ नहीं है। कंपनी के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि ये प्रैक्टिस अब से रेगुलरली फॉलो की जाएगी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। यानी कि इससे LIC के क्वार्टरली प्रॉफिट्स जो अराउंड 1000 करोड़ के आसपास रहते थे, वो अब अकाउंटिंग पॉलिसी में हुए इस चेंज की वजह से ऑन एन एवरेज 5000 करोड़ के अराउंड रह सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो LIC और LIC के शेयर होल्डर्स के लिए आने वाले टाइम में पॉजिटिवली प्ले कर सकते हैं। टेलविंड्स फॉर LIC। फर्स्ट, करंटली LIC अपने सरप्लस का सिर्फ 5% शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करती है, यानी कि बाकी का 95% पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज के पॉलिसी होल्डर्स के अकाउंट में जाता है। दूसरी ओर बाकी इंश्योरेंस कंपनी सरप्लस का 10% हिस्सा शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करती हैं, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद है। इसलिए LIC अपने प्राइवेट पीयर्स से इस मामले में थोड़ा कम अट्रैक्टिव नजर आता है। लेकिन आने वाले ईयर्स में LIC बाकी कंपनीज की तरह अपना सरप्लस का 10% शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। सेकंड ट्रिगर ये है कि अगर इंडिविजुअल पॉलिसीज की बात करें तो वैल्यू टर्म्स में करंटली LIC की टोटल पॉलिसीज में अराउंड 92% पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज हैं और सिर्फ अराउंड 8% नॉन पार्टिसिपेटिंग। और पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पॉलिसी होल्डर्स के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज और उनके शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा बेहतर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं, क्योंकि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स में पॉलिसी होल्डर्स को एक्स्ट्रा डिविडेंड या बोनस नहीं दिया जाता है। अगर बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो उनमें पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का शेयर जनरली काफी कम होता है। फॉर एग्जांपल HDFC लाइफ की बात करें तो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का शेयर सिर्फ 30% पे है। तो LIC इस मामले में भी अपने प्राइवेट पीयर्स से लैग कर रही है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 2 कॉन कॉल की मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से कंपनी का पूरा फोकस नॉन पार पॉलिसीज को इंक्रीज करना है। कंपनी अगले कुछ सालों में पार्टिसिपेटिंग टू नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का रेशियो 75-25% पे ले जाना चाहती है। इससे भी LIC का स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट ड्रॉ कर सकता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि क्योंकि LIC एक गवर्नमेंट एंटिटी है तो वो अपने रिटायर्ड एम्प्लॉइज को पेंशन देती है। अब पेंशन के वेजेस कुछ सालों में रिवाइज भी तो करने पड़ेंगे, है ना। और रिसेंटली ही LIC ने अपने रिटायर्ड एम्प्लॉइज के पेंशन वेजेस रिवाइज किए हैं, जिसका प्रोविजन कंपनी ने अभी ही कर लिया है। तो भले ही इस साल कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, लेकिन अब आने वाले कुछ सालों तक कंपनी के एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स में होने वाले एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहेंगे। एक और मैक्रो फैक्टर LIC और इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को सपोर्ट करता है। इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स का 17% फ्लो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स के 6% शेयर का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। यानी कि इंडिया में अगर 100 रुपीज की हाउस होल्ड सेविंग्स हैं तो उसमें से 17 रुपीज तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास जा रहे हैं। और इतनी बड़ी मार्केट में LIC का मार्केट शेयर अराउंड 60% है। तो आप सोच सकते हैं कि LIC अपने आप में कितना बड़ा जायंट है। लेकिन क्या LIC के लिए सब कुछ ही अच्छा है? जी नहीं, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिनके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहला और मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर तो यही है कि LIC आफ्टर ऑल एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कभी भी LIC को एक कंपनी को बेल आउट करने के लिए बोल सकती है या ज्यादा डिविडेंड्स देने के लिए बोल सकती है, जिसका इफेक्ट कंपनी की ग्रोथ पे पड़ सकता है। गवर्नमेंट हमेशा प्रॉफिट्स या फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट करने के लिए काम करती है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क हो सकता है। सेकंड पोटेंशियल रिस्क ये है कि अभी गवर्नमेंट की LIC में 96.5% हिस्सेदारी है, जो कि नेक्स्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 25% से कम हो सकती है। और इतना बड़ा स्टेक सेल होने से फिर चाहे वो एक एक्सटेंडेड पीरियड में ही क्यों ना हो, मार्केट में शेयर्स का सप्लाई तो बढ़ता ही है, जिससे शेयर प्राइसेस पे प्रेशर बन सकता है। अब हमने पॉजिटिव फैक्टर्स और चैलेंजेस की बात तो कर ली, वैल्यूएशंस की बात भी कर लेते हैं। जब बात वैल्यूएशंस की हो तो PE रेशियो को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। क्वार्टर 2 की एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स रिपोर्ट होने के बाद LIC का PE जो एक लंबे समय तक 90s में था, वो अचानक से 21 टाइम्स के अराउंड आ गया है। और LIC के बाकी पेयर्स का PE अभी भी काफी हाई है, यानी कि पेयर्स के अगेंस्ट LIC का PE एक रीजनेबल रेंज में लग रहा है। हालांकि एक बात आपको यहाँ समझनी होगी, इंश्योरेंस कंपनीज को वैल्यू करने के लिए PE रेशियो एक सही मेट्रिक नहीं है, बल्कि सही मेट्रिक है प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू। समझा
समझाती हूँ कैसे। एक नॉर्मल बिजनेस में आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करते हैं और फिर पैसा कुछ टाइम में रियलाइज हो जाता है, इसलिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अर्निंग्स पर शेयर और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बताता है कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस इतना सिंपल नहीं है। यहाँ आपके पास एक कस्टमर ऑनबोर्ड होने के बाद आने वाले कई सालों तक प्रीमियम पे करता है, यानी कि आपकी इनकम वन टाइम नहीं बल्कि रिकरिंग है और ये एम्बेडेड वैल्यू में कैप्चर होता है। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो एम्बेडेड वैल्यू यानी कि ईवी एक एस्टिमेटेड वैल्यू है जो इंश्योरेंस कंपनीज कैलकुलेट करती हैं। एम्बेडेड वैल्यू एग्जिस्टिंग यानी कि ऑलरेडी सोल्ड पॉलिसीज से फ्यूचर में जो प्रीमियम आएगा और उनसे जो कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स होंगी उनकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। करंटली LIC की एम्बेडेड वैल्यू अराउंड 5.5 लाख करोड़ है और मार्केट कैप अराउंड 4.2 लाख करोड़, जिससे हमें ये पता लगता है कि LIC का शेयर अराउंड 0.76 टाइम्स ऑफ एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन बाकी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये रेशियो काफी हाई है, यानी कि इस एस्पेक्ट में भी LIC रिलेटिवली अंडरवैल्यूड हो सकती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। LIC का केस इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये इंश्योरेंस जायंट अपने शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स बना पाएगी या ये एक वैल्यू ट्रैप बन के ही रह जाएगी? आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी खबरें लेके आते रहेंगे और ऐसे ही सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन करते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या आपको पता है कि हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.